सभी को सादर नमस्कार। प्रथम वर्ष भूगोल और प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल, उसका नया बिंदु, नया अध्याय, नाम है उसका संतुलन का सिद्धांत। 2021 अंग्रेजी यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर की हार्दिक शुभकामनाएं सभी विद्यार्थियों को। और आज नया विषय, नया बिंदु, द थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी, संतुलन का सिद्धांत। संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर डटन ने सन 1889 यानी 1889 में किया। उनका कहना था कि पृथ्वी की सतह पर जो ऊंचे उठे हुए हिस्से हैं, जैसे पर्वत, पठार और मैदान, इनमें एक संतुलन होना चाहिए। ऊंचे हिस्सों में अधिक पदार्थ है, अतः इनकी क्षतिपूर्ति उनके गर्भ में अपेक्षाकृत हल्के घनत्व के पदार्थ से होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो ये अपने वजन के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे धंस जाएंगे। घूमती हुई पृथ्वी पर यह संतुलन आवश्यक है। इस विचार की समुचित आलोचना हुई। ग्लेनी ने 1932 और 33 में इसको नकारा और एक काल्पनिक और हवा में विचार बताया। ग्लेनी का कहना था कि भारत के विभिन्न भागों के बीच अब भी संतुलन नहीं है। इसके अलावा अन्य विद्वानों ने भी इस पर चर्चा की। संतुलन का सिद्धांत इस पूर्वानुमान पर आधारित है कि पृथ्वी की पपड़ी के नीचे की तह या तो तरल अवस्था में है अथवा उसकी प्रकृति लगभग तरल पदार्थ जैसी है। ज्वालामुखी क्रिया इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। महासागरों की तलहटी में भी अनेक लंबी संकरी दरारें हैं, जिनसे निकलकर लावा चारों ओर बिछता रहता है और नवीन पपड़ी का निर्माण होता है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, उसकी प्रकृति इसी प्रकार की है। पृथ्वी के गुरुत्वीय तंत्र को समझने के लिए संतुलन के सिद्धांत को समझना आवश्यक है। पृथ्वी का गुरुत्व और उसके पदार्थ और द्रव्यमान के घनत्व और उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। पृथ्वी का सबसे सघन भाग उसके गर्भ अथवा भूक्रोड में अंदर में छुपा है। ऐसी स्थिति में उसकी सतह के सभी भागों पर गुरुत्वाकर्षण समान होगा। साथ ही क्रोड के ऊपर की तहें भी अपेक्षाकृत कम घनत्व की होंगी। पृथ्वी एक पूर्ण गोला भी नहीं है, वह ध्रुवों पर कुछ चपटी भी है। इसकी ध्रुवीय परिधि विषुवतरेखीय परिधि से 43 किलोमीटर कम है। अतः विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से सतह तक की दूरी क्रमशः कम होती जाती है। अतः ध्रुव की ओर प्रत्येक अक्षांश पर गुरुत्वाकर्षण बढ़ते जाना चाहिए। पृथ्वी पर ऊंचे हिस्से जैसे पर्वत और पठार है, जिनमें नीचे हिस्से मैदान और समुद्री तलहटी है, के गुना में अधिक पदार्थ है। संतुलन की संकल्पना। संतुलन का विचार आज विश्व में अब परिकल्पना न होकर एक तथ्य बन गया है, फैक्ट बन गया है, जिसे सभी भूगर्भ शास्त्रियों ने, भूगोलवेताओं ने या अन्य विद्वानों ने भी स्वीकार किया है। यदि किसी भी भू आकार या उसकी उत्पत्ति के कारणों का अध्ययन करने का कोई विद्वान प्रयास करता है, तो उसे संतुलन के सिद्धांत को पहले जान लेना होगा। पृथ्वी तल पर पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, घाटी, अनेकों प्रकार के भूरूप और आकृतियाँ हैं और उनमें पर्याप्त अंतर पाया जाता है। ये अंतर होने पर भी ये सभी भौतिक आकृतियाँ यथावत स्थिर रहती हैं। स्पष्ट है कि एक निश्चित नियम के अनुसार एक दूसरे से संतुलित हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो इनका वर्तमान स्वरूप स्थिर नहीं होता। भूकंप, भूस्खलन, हिम का धसाव, अनेक पर्वतों का निर्माण
बहुत कुछ चीज़ें संतुलन पर निर्भर है। सन 1974-75 में हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति, फिर पाकिस्तान, फिर जम्मू कश्मीर की घाटी में भूकंप और 1976 में पैराग्वे यानी दक्षिणी अमेरिका में भूकंप एक संतुलन मूलक भूकंप कहे जाते हैं। यानी इन भूकंपों का आना इसलिए आवश्यक माना गया कि पृथ्वी पर संतुलन बिगड़ गया था। हम पिछले अध्यायों में या अन्य कई बातों में ये ध्यान कर चुके हैं कि पृथ्वी का निर्माण सियाल से और महासागरों के पेंदे का निर्माण अधिक सीमा से हुआ है। अतः महाद्वीप हल्के पदार्थों से और महासागर भारी पदार्थों से बने हुए हैं। यदि एक पानी के भरे टब में हम विभिन्न ऊंचाई के लकड़ी के टुकड़े डालें तो वो टब में तैरने लग जाएंगे। तो इस प्रकार विभिन्न ऊंचे और निचले भागों के मध्य किसी न किसी प्रकार का संतुलन का सिद्धांत काम करता है। तो इसकी शब्दार्थ, इसकी उत्पत्ति, परिभाषा और विकास पर बात करते हैं। शब्दार्थ है आइसोस्टेसी। यह यूनानी भाषा का ISO और स्टेशियोस से मिलकर शब्द बना है। आइसोस्टेशियोस का अभिप्राय समान खड़ा होना है या समस्थिति, इक्वल स्टैंडिंग। इस यूनानी शब्द के आइसोस्टेसी का उपयोग सर्वप्रथम सन 1889 में अमेरिका के भूतत्व विशारद D.A. डटन ने किया था। परिभाषा: डटन महोदय ने बताया कि पृथ्वी तल के विभिन्न प्रथम अनुदेश के आकार यानी पर्वत, पठार, मैदान जो वाले भाग हैं वे समान भार में होंगे। उनका मत था कि ऊंचे उठे हुए भागों का घनत्व कम और निचले भागों का घनत्व अधिक होगा। इस प्रकार ये जो संतुलन की स्थिति है उसको मूल रूप से इसी तरीके से स्थापित करने का प्रयास किया गया। अब संतुलन का जो यह सिद्धांत है उस सिद्धांत में विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी बात कही है। उसमें प्रोफेसर एयरी और प्रोफेसर प्राट के विचार सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए जानते हैं प्रोफेसर एयरी की संकल्पना। एयरी महोदय ने संतुलन के सिद्धांत की प्रतिपादित परिकल्पना 1855 में तैरने के सिद्धांत यानी फ्लोटिंग बायोंसी पर आधारित है। उन्होंने अपनी परिकल्पना में दूसरे विकल्प को आधार माना जो कि वर्तमान में सबसे अधिक मान्य है, अर्थात पर्वतों के नीचे गहराई तक हल्के पदार्थ विद्यमान हैं। उनके अनुसार पृथ्वी तल का हल्का भाग यानी सियाल भूपर्पटी पृथ्वी के आंतरिक अधिक घनत्व वाले और भारी लावायुक्त अधः स्तर में तैर रहा है। दूसरे शब्दों में सियाल निर्मित महाद्वीप खंड सीमा के ऊपर तैर रहे हैं। एयरी का मत है कि पृथ्वी के विभिन्न अलग अलग भूखंडों की चट्टानें लगभग एक ही घनत्व की है और उनकी जड़ें आंतरिक भाग में विभिन्न तलों तक पहुंचती है। प्राट महोदय की तरह भूखंडों की विभिन्न घनत्व के उन्होंने नहीं माना, वरन समान घनत्व और असमान मोटाई वाले बात को माना, यानी यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेराइंग थिकनेस। इस बात की पुष्टि आज भूतत्व विशारद खानों से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर करते हैं। वेगनर, इवांस, फिशर, जोली, लॉन्गवेल आदि विद्वान भी इसी मत का समर्थन करते हैं। एयरी महोदय ने साधारण तैरने के नियम के आधार पर एक हिमपिंड के उदाहरण से इस संतुलन के सिद्धांत की व्याख्या की।
एक हिमपिंड जब तैरता है तब उसका एक भाग पानी में ऊपर और दूसरा भाग पानी के नीचे होता है। अतः दूर से देखने पर हिमपिंड जहाज के कैप्टन को छोटा सा हिमपिंड दिखाई देता है, किंतु वास्तव में वह विशालकाय होता है। ऐसे हिमपिंडों से कभी कभी जलयान टकराकर चूर चूर भी हो जाते हैं। इसी प्रकार महाद्वीपीय भाग 2.67 घनत्व वाला, अधस्तर 3.3 घनत्व वाले में 1.9 के अनुपात में डूबे रहने चाहिए। इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि हिमालय पर्वत 8,848 मीटर की जड़ें 75 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में होंगी। ये केवल एक उदाहरण मात्र है। अतः स्पष्ट है कि किसी भी पिंड को तैरने के लिए तो एक निश्चित ही एक भाग ऊपर रहे और 9 भाग नीचे रहना चाहिए। एरी महोदय ने इसे सापन्य को लेकर, एंकोलॉजी को लेकर प्राट के विचारों की खोजों को आधार बताया और पर्वतों के मूल भी प्लाई हिमखंड की तरह लचीली और लावा में धसे हुए बताए। दूसरे शब्दों में जो भाग जितना ऊंचा उतना होता है वो उतना ही अधिक भाग नीचे की ओर डूबा रहता है, अर्थात नीचे उसी अनुपात में गहराई में हल्के पदार्थ में धंसा होता है। जो परिणाम स्वरूप कम घनत्व यानी 2.67 घनत्व वाले पर्वतों की जड़ें अधिक घनत्व वाले यानी सीमा में 3.3 वाले मैग्मा में घुसकर उसके आकर्षण को कम कर देती है। इस धारणा के आधार पर ही एरे महोदय ने बताया कि शीर्ष रेखा हिमालय की ओर झुकाव इसलिए कम रहा कि इन उच्च पर्वत श्रृंखलाओं के नीचे बहुत गहराई तक हल्के पदार्थ काम में रहते हैं। एरी महोदय का जो भौतिक दृष्टि से ये जो बात कही गई है, एरी के समर्थक लॉन्गवेल ने उपयुक्त धारणा को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने लोहे और निकल के भिन्न भिन्न लंबाई, ऊंचाई और समान मोटाई के चौड़े टुकड़े लेकर पारे में डुबो दिए और एक समान उनका घनत्व एक समान था। ये सभी टुकड़े पाड़े में किसी न किसी एक समान तल पर नहीं तैरते, वरन अलग अलग गहराइयों में जाकर डूबते चले गए। इनकी गहराई पारे के ऊपर निकले हुए धातु के टुकड़ों के अनुपात 1/9 पर रहती है। सारांश में कहा जा सकता है कि ऊंचे उठे हुए भाग बहुत गहराई तक अपने गहरे लंबे डूबे हुए भाग में अधस्तर में यानी सबस्टेंस में अधिक घनत्व वाले भाग को हटा देते हैं। फलतः ऊंचे उठे हुए भागों के नीचे बहुत अधिक गहराई तक हल्के पदार्थों का विस्तार पाया जाता है। पर्वतों के विषय में यह बहुत सीमा तक सही उतरता है। एरी का प्रमाण बहुत ही ग्राह्य और युक्तिसंगत है। इसके विचारों को पुष्ट करने हेतु दूसरा उदाहरण भी पृथ्वी की विभिन्न भू आकारीय आकृतियों को लेकर दिया गया है। इन्होंने चित्रों के माध्यम से भी स्थानीय क्षतिपूर्ति और उस संतुलन को बताया। एरी की धारणा से प्रादेशिक और स्थानीय क्षतिपूर्ति अन्य उदाहरणों से भी स्पष्ट होती है कि पृथ्वी पर एक स्थान समतल नहीं है, अतः इनके ऊंचे नीचे स्थानों को प्रादेशिक संतुलन भी कहा जाता है। स्थानीय संतुलन और प्रादेशिक संतुलन क्षतिपूर्ति भी उसमें प्रदर्शित होता है। आलोचना। एरी के मत को विश्व में अधिकांश विद्वान उपयुक्त मानते हैं, किंतु उसमें कुछ भ्रामक तत्व विद्यमान हैं। यदि इसे अक्षर से मान लिया जाए तो हिमालय की जड़ 8,848 × 9 यानी बराबर 69,632 मीटर होगी। हम जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ जाता है। अतः 79 किलोमीटर की गहराई पर लगभग 2,488 डिग्री से भी अधिक तापमान होगा। इतने तापमान पर हिमालय की जड़ें इसी रूप में नहीं रह सकती है, इसीलिए यह मत भ्रामक लगता है। इस प्रकार यह संतुलन के सिद्धांत में प्रोफेसर एरी ने प्रारंभिक रूप से अपनी बात कही। अगली जो बात है वो प्रोफेसर प्राट का मत है और प्राट के अनुसार J.H. प्राट ने कल्याण और कल्याणपुर नामक उत्तरी मैदान के मापे गए अक्षांशों में अंतर के बारे में जो उन्होंने बात कही, उसके लिए प्राट महोदय ने अपने मत द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि पृथ्वी के अधस्तर में एक क्षतिपूर्ति तल है और इस तल के ऊपर घनत्व में भिन्नता पाई जाती है, किंतु नीचे समानता पाई जाती है। प्रत्येक जो भू आकार है
उसका घनत्व संपूर्ण पिंड में समान पाया जाता है, लेकिन अलग अलग भूपिंडों में अलग अलग घनत्व पाया जाता है। प्राट महोदय ने बताया कि पृथ्वी के एक सीमित क्षेत्र में घनत्व में अंतर पाया जाता है और उन्होंने इसके लिए विभिन्न चांदी, जस्ता, पायराइट, एंटीमनी, लोहा, निकल, तांबा और रांगा के सभी अलग अलग आकार के टुकड़ों को पारे में डुबोया और वे एक निश्चित तल पर जाकर सब सेट हो गए। इस प्रकार प्राट की जो क्षतिपूर्ति तल की जो अवधारणा है वह है ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व, बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी, स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी। इस मत का प्रतिपादन उन्होंने किया और इस विचारधारा की पुष्टि में हैफोर्ड, बोवी, रीड, बुर्रार्ड, बिरलियट्स आदि विद्वानों ने भी उसके साथ अपनी बात प्रमाण के रूप में लगाई। तो ये भू संतुलन का सिद्धांत, जिसमें हमारे सिलेबस में प्राट और एरी के मत पर आधारित प्रश्न आता है, तो उसकी ये चर्चा आप लोगों के सामने स्पष्ट है। कृपया एक बार उसे पाठ्य पुस्तक में देखते हुए अपने जो रेखा चित्र हैं उनको भी इसमें ठीक से समझ लें। बहुत बहुत धन्यवाद।